You are now unmuted. Okay, good afternoon everyone. ओके तो ये हमारा डाउट सेशन है। मेरे पास ऑलमोस्ट 30 डाउट्स आए थे, लगभग 29 to 30 डाउट्स थे। ठीक है, तो उनको कवर करेंगे। जितने डाउट्स कवर हो जाएंगे उतने ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग डाउट्स होंगे, हाँ, बाकी के जो रिमेनिंग डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट डाउट क्लास में कैरी ओवर हो जाएंगे। ठीक है, जब भी नेक्स्ट डाउट क्लास होगी वो वहाँ पर कैरी ओवर हो जाएंगे और बाकी जितने हम लोग कर पाएंगे उतने हम लोग करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन मुझे भेजा था। इसको देखो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर कीवी, इट मीन्स फ्यू ग्रेप्स आर नॉट कीवी। नो ग्रेप इज चेरी, only a few apple are kiwi. Okay, only a few apple are kiwi, it means few apple are not kiwi. Some cherry is lychee, some cherry is lychee, correct. conclusion क्या है? some apple can never be cherry, some apple can never be cherry. क्या एप्पल और चेरी का कोई रिलेशनशिप है ऐसा जो ये बोल पा रहा हो सम एप्पल कैन नेवर बी चेरी? कम ऑन, बी क्विक, ट्रू और फॉल्स? गलत है ये। सम लीची इज एप्पल, सम लीची इज एप्पल, ट्रू है या फॉल्स है ये? सम लीची इज एप्पल, फॉल्स। इसका आंसर होगा बोथ फॉल्स। किसका डाउट था ये? ग्रुप में आया था ना सर ये। पता नहीं, किसी ने पूछा था, मैंने पिक कर लिया था। ठीक है, क्लियर है? एक बार क्लियर है तो बेटा थम्स अप फटाफट करते चलो, डाउट्स क्लियर करते चल रहे हैं हमें आगे। ठीक है इंद्रनील, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यू डक्स आर बर्ड, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? सम डक्स आर बर्ड। ओनली बर्ड्स आर एग का मतलब क्या है? ऑल एग्स आर बर्ड। और इसका मीनिंग आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। हाँ, ऑल बर्ड्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बर्ड्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, यस और नो? राइट है ना सर ये? बता सर बोलिए इंद्रनील। सर ये इसलिए फॉल्स होगा ना कि ऑल बर्ड्स यदि एक हो जाए तो सम वाला जो पार्ट है डक के साथ ओवरलैप कर जाएगा, एग के साथ कर जाएगा वो। हाँ, एक के साथ ओवरलैप कर जाएगा और एक तो किसी और के साथ नो का रिलेशन रखेगा। करेक्ट, ये नो होगा, रीजन फॉल्स। बिल्कुल सही रीजन इंद्रनील। डिड यू लिसन टू इट रितेश? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है रितेश? ओके, पार्ट जो ओवरलैप उसके वजह से। हाँ, एग किसी और के साथ नहीं जाना चाहिए। ऑल डक्स बीइंग एग इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत है, तो यहां पर क्या होगा? बोथ फॉल्स। ठीक है, मैं कल देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स थे, वो लोग ग्रेड अप से क्वेश्चन लगा रहे थे। देयर इज नो इशू, आप कहीं से भी लगा सकते हो, बट बिलीव ओनली दैट सॉल्यूशंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, उन्हीं पर बिलीव करना जो प्रीवियस ईयर से सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलोजिज्म टॉपिक को बड़े अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग जगहों पर, बट दैट्स नॉट करेक्ट। मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ सॉल्यूशन को, वो फॉलो करता हूँ प्रीवियस ईयर का। ठीक है, क्योंकि वही हमें एग्जाम्स में मार्क देने वाले, कोई और नहीं देने वाला। सर ग्रुप में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सर? वो जो एसबीआई के लेवल के जैसे, मतलब एसबीआई के पैटर्न में जैसा लगता है, कुछ ग्रीन और ब्लू का बटन्स होते हैं ऐसे, पता नहीं, मैंने देखा ग्रुप में। ठीक है, वो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे पर्सनली रितेश। ठीक है, ठीक। ओके। नेक्स्ट है सम होम्स आर टेबल, सम होम्स आर टेबल, सम टेबल्स आर गार्डन, ऑल लालटेन आर गार्डन, जो भी है। ठीक है, उसके बाद सम लालटेन आर टेबल, नॉट पॉसिबल बट माइट बी पॉसिबल और नॉट डेफिनेट। सम गार्डन आर होम्स, नॉट सर्टेन। सम लालटेन आर होम्स, नॉट सर्टेन।
तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव फॉलो। ठीक है, ये क्लियर है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ज्यादा लोग आएंगे, बट डाउट सेशन डाउट करते रहते हैं और बहुत कम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मैंने ग्रुप से पिक किया है। सम एप्पल आर ब्लू, नो ब्लू इज लेंस, ऑल लेंस आर एक्सपेंसिव। करेक्ट। सम एक्सपेंसिव और एप्पल, नॉट सर्टेन। नो लेंस इज अ एप्पल, नॉट सर्टेन। दोनों ही गलत है। समझ में आया? वेरी गुड, क्लियर है सर, ये? हाँ रितेश बोलो। पॉसिबली है मतलब एप्पल और एक में पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही है, डेफिनेट की बात है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी जब आएगी तब उसके बारे में देखेंगे। अच्छा ठीक है, डेफिनेट नहीं है दोनों ही। आगे चलें। ठीक। ओके ओके, ये किसी स्टूडेंट का डाउट था, एसएससी एस्पिरेंट में से देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, आप लोग बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो ये वाला फिगर, ये अपोजिट होगा इस एम्प्टी के, ये एम्प्टी के अपोजिट होगा, और ये डॉट आपका एम्प्टी के अपोजिट होगा। ठीक है, डॉट ये और ये पॉसिबल है। ओके, अगर ये दोनों लेते हैं थर्ड, 1 2 थर्ड, ये भी पॉसिबल है। ओके, ये भी पॉसिबल है आपका, ये भी पॉसिबल है। तो यहां पर आंसर होगा सी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। जिसका भी डाउट हो बेटा फटाफट से देखते चलो, क्लियर बोलते चलो। मतलब क्लियर मत बोलो, अगर क्लियर है तो बोलते चलो, नहीं क्लियर है तो नॉट क्लियर ही बोलते चलो। सर इसमें शायद वही था कि ऑप्शन शायद गलत दिया हुआ था आंसर की में, ये वाला डाउट था ओके, शायद। ठीक है, हो सकता ऑल है। करेक्ट ही आ रहे थे। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 to 7 ये मुझे भेजा था आप लोगों ने वर्कशीट में से, इसको देखते हैं। 8 persons M through T, मतलब M N O P Q R S T are standing in a row in such a way that O is 20 meter apart from N towards west. N is 30 meters south with respect to M. M is 40 meter towards west with respect to Q. P is 50 meter towards south with respect to Q. R is 15 meter apart from S towards north. Okay. T is 15 meter towards east. Sorry, 20 meter. T is 20 meter towards east with respect to S. R is 40 meter towards west with respect to P. अब इसको आप ड्रॉ कर लो रिमेनिंग पार्ट को। देखो क्लियर है डायग्राम? डायग्राम क्लियर है? आर से एस वाला सर बता दीजिए एक बार बस। आर से एस वाला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आर इज 15 मीटर टूवर्ड 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम एस टूवर्ड्स नॉर्थ। मतलब जो है आर एस से 15 मीटर की दूरी पर है, कहां से? टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये नॉर्थ होता है ना ऊपर की तरफ। ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है? वन मोर पर्सन यू इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पी। साउथ वेस्ट मतलब इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू पी। देन इन विच डायरेक्शन इज टी स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू यू। अब इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन, आप ऐसे करके अगर जाते हो, जैसे मैं चल रहा हूं तो आप यहां पर रह रहे हो, तो आपका जो टी है वो अगेन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। बट अगर आप इसको इस तरीके से लेके जाते हो, जस्ट ऊपर लाके खड़ा कर देते हो यू को, तो टी आपका साउथ डायरेक्शन में है। तो यहां पर आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है उमंग? मतलब इसका टी से डायरेक्शन टी स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू
देखो इसे, ठीक है रितेश चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज क्यू स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्यू इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, कौन सा डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? शायद उमंग ही आपका ही डाउट था, क्वेश्चन नंबर 6 to 7 मुझे याद है। ओ नहीं सर, मेरा तो हो गया था ये। अच्छा ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी डाउट किसी ने मुझे भेजा था, ठीक है। तो ये आपने शायद पूरा क्वेश्चन भेजा था, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं और उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चन अपने आप से कर पाओगे, ठीक है। मेरा था सर। हो गया था, हाँ वर्कशीट का है, नहीं ये मेरा, अच्छा देखो हाँ। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, बस थोड़ा सा आपको यूज करना होता है, कोई दिक्कत नहीं। ए इज प्लस फ्रॉम पॉइंट बी स्टेट्स दैट बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए मतलब प्लस, equals to means b is to the south of a, this means from point b states a is to the east of b। अब यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वेस्ट। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट पर्सन है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन, ठीक सिंपल। एस इज इक्वल्स टू 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी, इसका मतलब क्या है, P is in the south of S 20 मीटर। क्या समझ में आई ये बात, इस लाइन का मतलब, क्या इस लाइन का मतलब समझ में आया जो मार्क किया मैंने यहाँ पे, बताइए। पॉइंट Q क्या साइन यूज कर रहा है, इक्वल्स टू मतलब साउथ में, R साउथ में है Q के कितना, 15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट U प्लस मतलब जो V है वो 15 मीटर नॉर्थ में है, किसके रेस्पेक्ट में, U के। पॉइंट T इज 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट V, मतलब ये जो फर्स्ट पर्सन है T इज 20 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट U इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट Q, ओके देखते हैं इसको। U इज इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट Q कितना, 16 मीटर। तो इस चीज को ऐसे बना लो यहां पे आप, एक सेकेंड, U इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ Q विद कितना, 15 मीटर। फिर पॉइंट R इज 30 मीटर, इसका मतलब क्या है, पॉइंट R इज 30 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। अब आप इसको पूरा बना सकते हो, ठीक है। Q के नीचे R था, इसका मतलब Q यहाँ पे आएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पर U आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा V, तो 15 ये और ये 5, तो ये ऊपर चला जाएगा V, और इसके इस तरफ हो जाएगा T 20, और ये कितना है, 15 है, तो 5 ये और 10 ये। देखो समझ में आया अरेंजमेंट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड Q, तो S और Q के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 30, ये डिस्टेंस कितना है, 5, 30 का स्क्वायर क्या आएगा, 900, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25, तो अंडर रूट 925 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 5 25, ये आपका आंसर आएगा पहला वाला ऑप्शन, 5 अंडर रूट 37। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तरीका डायरेक्शन का बस थोड़ा सा डिफरेंट था, क्वेश्चन सिंपल था। समझ में आया जिसका भी डाउट था ये।
क्लियर है? बता दो एक बार बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों की क्लास पीपीटी में से क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये डाउट मैंने ले लिया है, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन देखेंगे। इसका मतलब देखो पी हैश क्यू का मतलब क्या है कि सेकंड पर्सन इज इन द साउथ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी। तो इसको यहीं पर बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें यहीं पे सॉल्व करना है। ऊपर बना लेते हैं छोटा सा टू मार्क की डायरेक्शन क्या है, ठीक है? ध्यान से देखते चलना बस। क्या लिखा है यहाँ पर, सेकंड पर्सन इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ पी। कौन सा साइन है ये साउथ का, हैश। नेक्स्ट एट द रेट का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन। एंड सेकंड पर्सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 और 6। ईस्ट डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 या 6। उसके बाद डॉलर, डॉलर मीन्स क्यू इज इन द सेकंड पर्सन इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ पी एट डिस्टेंस ऑफ 15 और 3 मीटर। क्या साइन है यहाँ पे, डॉलर, ठीक है? आगे क्या है, सॉरी पीछे क्या है, नोट आगे। उसके बाद क्या दे रखा है, पी हैश एंड। हैश एंड का मतलब क्या है यहाँ पे, हैश और एंड का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट। इसका मतलब क्या है, साउथ ईस्ट। इसका मतलब ये है कि पी क्यू और पी इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ पी और क्यू। मतलब क्या है, अगर आपको दो मेन डायरेक्शन मिलाकर जो कार्डिनल डायरेक्शन दिया है तो उसमें से वो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो के हैश एंड, इसका मतलब क्या है, के इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ टी या टी इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ के। तो आप चाहो तो इसको एक यहां पर भी छोटा सा बना सकते हो सेकंड केस के लिए। कंडीशन आपके पास दो है क्योंकि क्वेश्चन ही वो कंडीशनल बेस्ड है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है? बताओ ये समझ में आया? पहले तो ये बताओ, इतना समझ में आया इसका मीनिंग यहां तक जो मार्क किया मैंने सब लोग? बेटा ये आपने जिसने भी ये क्वेश्चन शेयर किया है, ये क्वेश्चन अभी आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देना शेयर्ड नोट्स में, ठीक है? वहां से मैं पिक कर लूंगा क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे डाउट्स हैं कि यहाँ से पिक करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है? स्वाति क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें आपको? यहाँ पर के हैश और एंड टी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है साउथ, एंड का मतलब क्या है ईस्ट। अब यहाँ पर इसको पढ़ो डायरेक्शन को, पी हैश एंड का मतलब ये है या तो क्यू या तो पी एक दूसरे से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, पी और क्यू के। मतलब कि हाँ क्लियर हो गया आपको। आगे टी एंड एम, टी डॉलर, डॉलर एम का मतलब क्या है, यहां पर हमेशा किस चीज की बात हो रही थी, सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में बात हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है, टी डॉलर एम, इसका मतलब क्या है कि एम इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ टी। तो एम इज इन द वेस्ट डायरेक्शन टी, तो यहां तो मार्क कर सकते हो, बट यहां पे थोड़ा सा मुश्किल है तो इसलिए इसको लिख लो, एम इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ टी, ठीक है? बाकी डिस्टेंस बाद में हम पुट कर लेंगे। उसके बाद एम हैश एंड एस, एम हैश एंड एस का मतलब क्या है, हैश और एंड। इसका मतलब क्या है, या तो एम के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एस है या एस के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एम है, ठीक है? हो गया ये। उसके बाद एस एंड के, इसका मतलब क्या है कि सेकंड पर्सन इज इन द ईस्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन इज इन द ईस्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो के इज इन द ईस्ट ऑफ एस। और सिमिलरली जेड एंड के का मतलब क्या है कि सेकंड पर्सन इज इन द ईस्ट ऑफ थर्ड पर्सन। ये चीज बनी यहाँ पर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 12 या 6, ये 12 या 6, ठीक है? आगे आर रिलेटेड टू ईच अदर सच दैट के इज इन द नॉर्थ ऑफ एम। इसका मतलब क्या है, के इज इन द नॉर्थ ऑफ एम। इसका मतलब क्या है कि एम यहाँ पर आएगा बिना किसी डाउट के। अब के इज इन द नॉर्थ ऑफ एम अगर आप पुट करोगे तो एम यहाँ पर आएगा नीचे इस लाइन के अकॉर्डिंग, के इज इन द नॉर्थ ऑफ एम। तो यानी ये वाली कंडीशन गलत हो गई,
ये वाली कंडीशन गलत हो गई क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ये डायरेक्शन इस तरीके से बना हुआ है। हाँ या ना करके बताओ, ये वाली जो कंडीशन है ये गलत लग रही है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है k इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ m, तो यहाँ पर हो गया k इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ m। जब ये चीज़ हो गई तो अब स्लोली पुट कर सकते हो। देखो s k जो है s के ईस्ट में है तो s यहाँ पे आएगा, ये 12 और 6 डिस्टेंस हो जाएगा, फिर z इधर आएगा। अब z का देखना पड़ेगा, z यहाँ पर ही आएगा कहीं ना कहीं, इसका डिस्टेंस 12 या 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये पुट कर लिया आपने। अब देखो ठीक है, ये भी पुट कर लिया आप वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये आपका 15 या 3 हो सकता है क्योंकि वेस्ट के लिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद s या m साउथ ईस्ट, तो देखो यहाँ पर अपने आप ही आपको दिख रहा है कि ये कंडीशन बनेगी, तो ये वाली गलत है, ये वाली सही है। ये बनकर आया सामने, समझ में आया या नहीं आया ये बता दो मुझे, सब लोग बता दो एक बार, क्लियर है तो? ठीक है, शायद क्लियर है, ओके। अब यहां पर देखो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू m। तो z का डायरेक्शन तो बेटा यहां पर z तो हमेशा यही रहने वाला है m के, क्योंकि ये तो k इसके नॉर्थ में है और z इसके ईस्ट में है, तो ये डायरेक्शन तो कभी चेंज होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू m, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहां पर देखो m एंड k आर इनलाइन वर्टिकली, तो m और k तो ऑलरेडी इनलाइन वर्टिकली हैं। नेक्स्ट क्या है, mt इज ग्रेटर देन sk। mt को आपको sk से ग्रेटर रखना है। देखो क्या करोगे यहाँ पे, mt को अगर आप 3 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि sk का मिनिमम भी 6 है, तो mt को आपको क्या रखना पड़ेगा, mt को रखना पड़ेगा 15। और अगर ये sk से बड़ा है तो यहाँ तो ये 12 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट mt क्या हो गया, 15 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन s एंड z व्हेन kz इज 12। तो इन्होंने kz को यहाँ पे फिक्स कर दिया 12, तो s उन्होंने डायरेक्ट पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन s एंड z, तो s एंड z की डिस्टेंस क्या होगा, अगर s और k आपका 12 है तो s और z क्या होगा, 12 प्लस 12 24, और अगर आपका s और k क्या है 6 है तो एस जेड कितना होगा, 18 होगा। मतलब 18 या 24 कोई सा भी आंसर हो सकता है, दैट इज आइदर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द सम ऑफ एस के एंड एम टी। एम टी इज ग्रेटर देन एस के है, तो एस के और एम टी का सम क्या होगा, एस के और एम टी का सम क्या होगा, क्या हो सकता है? कंडीशन उन्होंने सेम ही रखी है ना पहली वाली, एम टी इज ग्रेटर देन एस के, तो एम टी को ग्रेटर देन एस के रखना है तो ये तो 15 ही होगा। अब एम टी 15 रख लो, एस के को 12 रख लो एक बार, तो आंसर 27 आ जाएगा। तो ये तो 15 रहेगा, इसको एक बार 6 रख लो तो आंसर 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 और 27। दैट इज ऑप्शन आइदर ए और बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर? देखो थोड़ा सा अप्लाई आप भी करोगे तो डिस्टेंस से डायरेक्शन एक इजी टॉपिक है, हाँ, बट मेंस के पेपर में वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन वेरिएशंस के लिए रेडी कैसे रहोगे, जब थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी करोगे। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? एक बार बेटा फटाफट से बता दो। लगता है जुकाम हो गया आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन तो ट्राई कर लेते, लेकिन आपने ये भी डाउट में भेज दिया। अब बताओ ट्राई करोगे कि कराऊं से? इतने क्वेश्चन कराने के बाद ये क्वेश्चन कराऊं या ट्राई करोगे से? तो हो गया सर, ये तो हो गया था। कर लोगे? बताओ कर लोगे या कराऊं? फर्स्ट पर्सन के बात है यहाँ पर, फर्स्ट इज 2 मीटर। चलो तो इतने सारे आपको डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन बता दिए, तो आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 किसने भेजा था, किस
अनुभव ने भेजा था ये क्वेश्चन नंबर 13। सामने आने की देखा थोड़ी सी चेष्टा करें। नॉर्थ वेस्ट आंसर होगा इसका। अरे आंसर जो भी हो भेजा किसने था, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। सर मेरा हो गया पता। ऐसे ऐसे डाउट, चलो ये वर्कशीट का है, शायद वर्कशीट का होगा क्योंकि मैं यहाँ सारे डाउट ले रहा हूँ इंद्रनील। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो इजी है, ये तो करने चाहिए ना आपको। ये भी डाउट पूछ रहे हो मुझसे आप, बताओ बेटा किसी का है तो पूछ लो। डाउट क्लास है, टेंशन मत लो, हो गया तो हो गया डाउट, कोई बात नहीं है। अगर कोई नहीं क्लेम कर रहा उसका डाउट है तो फिर मैं क्यों सॉल्व करूँ, है ना। डाउट क्लास चल रही है ऐसे। ये आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 किस महानुभव ने भेजा था? प्लीज सामने आने की कृपा करें। सर मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए सब लोग ग्रुप में भेजते हैं ना, उससे आप कलेक्ट किए शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप मुझे तो लगा वो डाउट है। ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन भेजते हैं, दिया भी हो जाता है बाद में चैट में से। चलो ठीक है, फिर इसके शायद पढ़ उसमें देते से हैं। कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये वाला आप पूछना किसी को, देखो पढ़ के बताओ एक बार मुझे। एक बार सर वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था। ये वाला वो 14 रावणपुर वाला, उसमें थोड़ा सा दिमाग घुर गया सर, और कुछ नहीं। ये The town of Ravanpur is located on Green Lake. The town of Varun is west to Ravanpur. टुंड्रा इज ईस्ट ऑफ वरुण, मतलब इस तरफ, बट वेस्ट ऑफ रावणपुर मतलब टुंड्रा बीच में आएगा। काकाराम इज ईस्ट ऑफ बोपरी बट वेस्ट ऑफ टुंड्रा। ओके, वेस्ट ऑफ टुंड्रा एंड वरुण दोनों के, तो टुंड्रा एंड वरुण के वेस्ट में मतलब काकाराम यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। इफ दे ऑल आर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट व्हिच टाउन इज द फर्देस्ट ईस्ट, तो रावणपुर करेक्ट आंसर होगा। मेरा डायग्राम ही गलत हुआ था इसका मतलब। ठीक है, अभी क्लियर है। हाँ कॉपी कर लेता हूँ सर, 1 सेकंड। कर लो। सर हो गया। चल क्वेश्चन 15 कर लोगे, बताऊं? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 डाउट है, देखो इसे एक बार। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन में क्या डाउट था भाई, यहाँ पर क्या दे रखा है, एम और क्यू में क्या रिलेशन है, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है और एम लेस देन क्यू है। अब एम और क्यू के बीच में तीनों तरह के सिंबल आ गए, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और एम ग्रेटर देन क्यू है। ग्रेटर देन इक्वल। सेकंड अच्छा एम ग्रेटर है क्या वो? हाँ तो नहीं एक सेकंड, एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है। हाँ एम ग्रेटर देन क्यू, हाँ सी एंड इसका होगा नाइदर 1 और 2। सॉरी ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन आपने भेजा था तो इसके लिए तो पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा। फटाफट से बॉक्स बनवा दो जल्दी जल्दी। P हैश Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स टू, मतलब P इज लेस। P कम्युनिकेशन C मीन्स P इज नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर मीन्स ग्रेटर। परसेंट मीन नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। डॉलर मीन्स नॉट स्मॉलर मीन्स ग्रेटर और इक्वल्स टू। एट द रेट यहाँ अपने आप आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम और जेड के बीच में आपको कौन सा साइन देखना है, कम्युनिकेशन वाला। तो एम से जेड जाओगे तो देखो एम से एस, एस से जेड, तो कम्युनिकेशन और एट द रेट का तो कोई सिंबल बनेगा नहीं, ये गलत। आर और एम के बीच में देखो डॉलर, तो आर से एम जाओगे तो ध्यान क्या रखना है कि आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। तो आर से एम जाओगे तो परसेंटेज रेट रहेगा, एट द रेट बन जाएगा डॉलर और कम्युनिकेशन बन जाएगा हैश। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या आ गया, एस और एन।
एस से एन जाओगे तो एट द रेट, परसेंट और डॉलर, एट द रेट, परसेंट, डॉलर, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन इज ट्रू। जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? ये जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया, बता दो एक बार फटाफट से क्विकली। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा था आपने। आप ये अगर किसी का डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए थे। अगर ये किसी का डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा। कनिका, आपका डाउट है ये बेटा? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पेज पे ही तो वहीं पे बनाएंगे। ठीक है, पूरा ही देखना पड़ेगा बेटा, पूरा मुझे बनाना पड़ेगा। आपके पास अगर बना हुआ तो मुझे फटाफट से बता दो क्या क्या आएगा इसमें। P मीन्स P इज नॉट स्मॉलर, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। उसके बाद स्टार का मतलब है P इज नॉट ग्रेटर, मीन्स लेस देन इक्वल्स टू। P एट द रेट मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, मीन्स लेस देन। P डॉलर मीन्स P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल्स टू, मीन्स ग्रेटर। और यहाँ पर जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं W और E। W और E से कैसे जाओगे? W से V जाओगे, V से E जाओगे। तो W से V डॉलर, V से E कम्युनिकेशन का साइन। दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? डॉलर, और कम्युनिकेशन का रिजल्टेंट होगा डॉलर। पहला सही। दूसरा H एट द रेट E। H और E से कैसे जाओगे? B से जाओगे फिर E जाओगे, एट द रेट और स्टार। तो एट द रेट और स्टार का रिजल्टेंट क्या होगा? एट द रेट। तो ये भी सही। थर्ड वन H एट द रेट B। तो H से V वाला B, हाँ अब देखो यहाँ पर H से B गए तो एट द रेट, B से E गए तो स्टार। फिर आप कहाँ जाना है आपको? अब आप जाओगे राइट टू लेफ्ट। तो ये कम्युनिकेशन वाला चेंज हो जाएगा स्टार के लिए। ठीक है, तो ये एट द रेट और स्टार का क्या बनेगा? कम्युनिकेशन एट द रेट बनेगा। तो ये सही है। देखो कनेका, कहाँ से डाउट आया ये? आपने, मुझे पता है क्या मिस्टेक करी है। आपने मिस्टेक करी है कि आप जब राइट टू लेफ्ट गए थे तब आपने सिंबल को चेंज नहीं किया। करेक्ट? सर आई थिंक इसमें ये डाउट था कि सारे ट्रू आ रहे हैं लेकिन ऑप्शन में नहीं है वो। हाँ अच्छा, आंसर तो नन इज ट्रू लगा दो। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। ये थोड़ी ना कह रहा कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। वो तो ये कह रहा है नन इज ट्रू कि ये सारे सही नहीं है। सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या ये लोग? और क्या, क्यों ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। नहीं? क्यों गलत क्या है? अरे आपको तो ये देखना। चलो ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन में डाल देता हूँ, नन ऑप्शन इज करेक्ट, बस। ठीक है, नन ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे मतलब- ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी नहीं, तो ऐसे नहीं लग रहा है करेगा। नन इज ट्रू का भी कंक्लूजन, नो कंक्लूजन इज ट्रू। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में अगर आ गए तो आंसर तो एक लगा नहीं है, तो क्या करोगे फिर? सर आई थिंक मैं तो छोड़ के आ जाती कि क्या पता ग्रेस मार्क्स मिल जाए कि हमने गलत दिया था उन्होंने क्वेश्चन। तो चलो ठीक है, ठीक है, इसका क्या होगा? ऑल आर ट्रू। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं आप लोग। चलो ये देखो, किसी का डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 देखो इसे। अगर किसी का डाउट होगा तभी लेंगे, नहीं तो फिर उसको छोड़ देंगे। है किसी का डाउट? करने में गलत हुआ होगा ना किसी का, मतलब सिंबल्स, इसलिए शायद वो ठीक किया है, होगा। चलो बताओ ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली फॉल्स? ये वाला आपने डाउट भेजा था किसी ने। इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। शायद मेरा 21 तो ये भेजा था, इसका ये बाद में क्लियर हो गया था। वो थर्ड लग रहा था ऑप्शन, लेकिन वो CND है, वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो।
ठीक है, n ग्रेटर देन क्यू, n ग्रेटर देन क्यू है, l ग्रेटर देन p, l ग्रेटर देन p है। चलिए चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 23, 24, 25, 26, 27। तो ये इंद्रनील आपने भेजे थे, इसको बाकी लोग भी देखो। देखो, an advertisement in a newspaper wanted unmarried presentable matriculate girls between 18 and 21 able to speak fluently in English to be hired as models। तो ये किसी ने एडवर्टाइजमेंट दिया है। असम्पशन क्या है? फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर गुड परफॉर्मेंस एज अ मॉडल। उन्हें क्या करना है? एज अ मॉडल हायर करना है। स्पीकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग तो ये असम्पशन बिल्कुल सही है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। Height does not matter in performing as a model, out of the context है। सर ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कैसे हो सकता है? हाइट मैटर नहीं करते इसीलिए तो उन्होंने मेंशन नहीं किया। अरे तो ऐसे तो उन्होंने दुनिया भर की चीजों के बारे में मेंशन नहीं किया, तो सब चीज क्या मैटर नहीं करेंगी? यहाँ सोचा नहीं किया। बहुत सारी चीजें होती है ना, उन्होंने क्या मेंशन किया है क्या नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Students at school A must get a better education than students at school B because the grade point average of student A at school A is higher than that of the school B। पहली चीज तो बिना पढ़े एक चीज ध्यान रखो, दो चीज को कंपेयर कब किया जाता है? जब उनका कंपेयरिंग पैरामीटर सेम हो। गेटिंग माई पॉइंट? The claim above depends upon which of the following assumption? The average grade earned by students is a good measure of the quality of education that a student receives। ये इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, बिकॉज वो उसी बात को कहते हुए बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स इस स्कूल में है पर्टिकुलर, वो बेटर सुविधाएं, बेटर एजुकेशन डिजर्व करते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज दे हैव अ बेटर एवरेज ग्रेड मार्क देन बी। तो उनके अकॉर्डिंग ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये असम्पशन बिल्कुल सही है। हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है? वेट फॉर 20 सेकेंड्स। वेट, इंद्रनील डाइजेस्ट करना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट अजम्पशन किसके अकॉर्डिंग सोचना है? अजम्पशन सामने वाले के अकॉर्डिंग सोचना है कि उसने किस चीज को माइंड में रखते हुए वो स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तीनों तरह की क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक में कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कभी भी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज मत करना, उसके अकॉर्डिंग, इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सोचना। ठीक है इंद्रनील? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एट स्कूल ए आर गिवन मोर एम्फेसिस देन एट स्कूल बी। अगेन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की कोई बात नहीं करी गई है। ठीक, नेक्स्ट, द ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स एट द टू हाई स्कूल्स आर रफली द सेम। बिल्कुल सही है। दो चीजें जब सिमिलर होती हैं तभी उनके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। विराट कोहली और सचिन को कंपेयर किया जाता है, कभी भी सचिन को और लिएंडर पेस को कंपेयर नहीं किया जाता, या रोनाल्डो को विराट कोहली से कंपेयर नहीं किया जाता, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग पैरामीटर इज नॉट सेम। वो एक क्रिकेटर है, वो एक फुटबॉल प्लेयर है। गॉट माई पॉइंट? बट स्कूल का ग्रेडिंग स्टैंडर्ड अलग होता है क्या? यार आपको जनरल बात से इसको कंपेयर नहीं समझना, आपको समझना किसके, इसके हिसाब से। आप क्या कर रहे हो इंद्रनील, आप जो मिस्टेक कर रहे हो वो आप इसको जनरल करके समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको इन्हें जनरलाइज नहीं करना है, आपको असम्पशन के स्टेटमेंट के हिसाब से सोचना है। वो कंपेयर कर रहा है दो चीज़ों को, तो क्यों कंपेयर कर रहा है? क्योंकि इसको पता है कि दोनों ही क्लासेस में सिस्टम सेम है। आई बात समझ? अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि सचिन इज बेटर देन विराट बिकॉज बोथ आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, सेम क्रिकेटिंग फील्ड से हैं वो लोग, ठीक है, तो ये बात अगर कोई बोल रहा है तो आपने देखा होगा न्यूज में भी जो कंपैरिजन चलता है वो प्लेयर फ्रॉम द सेम स्पोर्ट्स चलता है, क्योंकि उन्हें पता है जो कंपेयर कर रहे हैं कि वो रफली उन्हें कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मैथमेटिकल था, ध्यान से देखना। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर
द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अब उन्होंने इनकम और एक्सपेंडिचर के गैप को बढ़ाने के लिए अगले महीने से प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए। मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं पता बट इनकम को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि उन्हें प्रॉफिट लेवल ऊपर लेके जाना है। आई बात समझ में? क्योंकि वो प्राइस बढ़ा रहे हैं किसके, प्रोडक्ट के, क्योंकि उन्हें क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर गैप बढ़ाना है, मतलब उन्हें प्रॉफिट बढ़ाना है अपना। ठीक है इंद्रनील। अब द रेट विल रिमेन मोर और लेस सेम आफ्टर देयर इंक्रीज। अगर ऐसा होगा तो क्या फिर क्या फायदा है? ये तो बिल्कुल गलत है अजम्पशन। ठीक है। सेकंड, द एक्सपेंडिचर विल मोर और लेस रिमेन द सेम इन द नियर फ्यूचर। बिल्कुल गलत है। सॉरी समझ नहीं आ रहा है। देखो, अरे एक बात बताओ, आप कोई प्रोडक्ट को बेचते हो, ठीक है, आप उसका खर्चा लगाते हो, रॉ मटेरियल पे एक्सपेंडिचर है वो आपका, ठीक है। आपको ये चीज पता है एक्सपेंडिचर इनकम और प्रॉफिट में क्या रिलेशन होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, वो ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम, ओके एक सेकंड, यहाँ पर रिड्यूस नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ड इंक्रीज आएगा, ये गलत प्रिंट है। ठीक है, ध्यान से, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द गैप बिटवीन, यहाँ पर वर्ड रिड्यूस नहीं आएगा, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, इंक्रीज है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अब एक चीज बताओ, कोई चीज किसी रॉ मटेरियल से बन रही है तो ऑब्वियस ही बात है, जब इंसानों से बनाता है तो मिनिमम एक्सपेंडिचर लगता है, उसमें रॉ मटेरियल लगता है। अब ये क्या कह रहा है, इसे गैप बढ़ाना है। तो जब ये अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इसे प्रॉफिट बढ़ाना है, हाँ या ना? हाँ। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट जब बढ़ेगा तब इनकम बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली बात है, जो मोर और लेस सेम ही रहता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द एक्सपेंडिचर विल मोर और लेस रिमेन द सेम इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल सही है। प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हो आप, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हो, उसके ऊपर जो प्राइस वैल्यू होती है उसे बढ़ाते हो, वो उसी की बात कर रहा है। हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, द रेट विल रिमेन मोर और लेस सेम आफ्टर द इंक्रीज। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बढ़ाने की बात कर रहा है यहाँ पे, जिससे कि वो गैप बढ़ा सके। ठीक है, द राइवल कंपनी विल आल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, वो बाकी प्रोडक्ट के संग क्या करते हैं उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या है, सुनो मेरी बात, प्रॉफिट बढ़ाना है क्योंकि वो गैप बढ़ा रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर में, जिससे कि उसे प्रॉफिट हो, क्योंकि वो ये चीज कर रहा है, द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ सो दैट कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो उसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है, द एक्सपेंडिचर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्सपेंडिचर तो मोर और लेस सेम रहेगा, उसको पता है ये बात। रेट तो चेंज होगी ना, जब रेट चेंज होगी तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी तो गैप बढ़ेगा। तो ये तो गलत है, और ये आपका आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स पे क्या प्राइस होगा वो नहीं पता, बट वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें असम्पशन 2 सही होगा। क्लियर हुआ क्या इंद्रनील? सर राइवल कंपनीज यदि इंक्रीज करे तभी ना उसका धंधा चलेगा। सिमिलर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है ना वो, सिमिलर प्रोडक्ट। यहाँ पर उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करी है, प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, बट यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट मतलब कि सिमिलर मतलब मैं वो पेन बिक रहा, पेन सेल कर रहा है तो दूसरी कंपनी पेन सेल कर रहा है ना। सुनो, ऐसे ही सिमिलर, यहाँ पर एक कंपनी है, वो अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी कंपनी क्या कर रही है उससे क्या मतलब है? आप अपनी कंपनी का, ये अजम्पशन है ना, अजम्पशन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आप दूसरी कंपनी के तो सोचना पड़ेगा ना सर कि मैं एक पेन 10 रुपए के 10 सेल कर रहा हूँ और दूसरी कंपनी 2 रुपए का सेल कर रहा है, तो मेरा पेन तो कोई खरीदेगा नहीं। मैं अपने इनकम बढ़ाने के लिए नहीं, गलत सोच रहे हो आप, थिंकिंग गलत है। आप अगर कोई कंपनी चला रहे हो, आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, तो राइवल कंपनीज क्या करेंगी उसके बारे में थोड़ी ना सोचोगे। वो कंपटीशन अलग चीज हो गया ना, आप अपने हिसाब से सोचो, अपनी कंपनी के हिसाब से। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो दूसरे क्या कर रहे हैं वो थोड़ी ना देखोगे ध्यान में। असम्पशन तो आप अपने हिसाब से करते हो ना, चीजों के हिसाब से। चलिए सर, मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि उसमें सिर्फ प्रॉफिट की बात चल रही है हमारे बेसिकली, वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा है। देखते हुए, हाँ, तो हम अपने प्रॉफिट को देखते हुए डिसीजंस लेंगे, मतलब हम दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे कि मतलब
दूसरे क्या करने वाले हैं, मतलब कैसे रिएक्ट देखो करेंगे? अगेन देयर इज नो रूल, ठीक है, हर कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करती हैं चीज़ें, बट यहाँ पर जिस मतलब जो यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, इसका जो मीनिंग था स्टेटमेंट का, वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा है, वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने की सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि हमें अपने प्रोडक्ट को मतलब अपने उसको ऊपर रखने के लिए हमें कंपनी से प्राइस करनी चाहिए। राइवल कंपनीज क्या कर रही है उसके बारे में कोई ये गलत अजम्पशन हाँ होगा। मतलब वही कह रहा हूँ कि मतलब हम जब इसको जज करेंगे assumptions को, तो उसमें हम सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि हमें बस अपना प्रॉफिट से मतलब है। आपको उसके लिए बाकी अनिमेश चीजें वापस से बता रहा हूँ, जो साउंड ऑफ द स्टेटमेंट है उसे समझना पड़ेगा। साउंड किस तरीके का कर रहा है स्टेटमेंट, हाँ क्या वो नहीं मतलब वही कह रहा हूँ क्योंकि जो इस स्टेटमेंट में कहीं दूसरी कंपनी को कंसीडर किया ही नहीं गया है नहीं, ना, बिल्कुल बिल्कुल कहीं कुछ बात ही नहीं आई, तो मतलब हम वो हाँ जो assumption है उसमें कंसीडर क्यों कर रहे हैं फिर? वही चीज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर उस तरीके का साउंड स्टेटमेंट में आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कहने वाले ने दूसरी कंपनियों के बारे में सोचा है। क्लियर। हाँ वही बोल रहा था मैं कि मतलब इसमें तो ऐसा कुछ कंपनी का बात हुआ ही नहीं है, तो सिर्फ हम प्रॉफिट को ही कंसीडर करके जज करेंगे बाकी सब। यस, ठीक है। स्टेट काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज लेट डाउन गाइडलाइंस इन रेस्पेक्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन यूनिवर्सिटी और एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। द अथॉरिटीज विल नाउ अपॉइंट ओनली क्वालिफाइड टीचर, बिल्कुल तभी ये किया जा रहा है। ओनली क्वालिफाइड पीपल विल अप्लाई फॉर द टीचिंग पोस्ट, ऐसा उनको यही लगेगा। अजम्पशन क्या है, मैं कोई गाइडलाइंस निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है लोग वैसा ही करेंगे, या मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लोगों से, जब मैं कोई चीज स्टेटमेंट देता हूं, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया तो मैं लोगों से एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, लोग उसको पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर मैंने कुछ गाइडलाइंस बनाई है तो मैं यही सोचूंगा कि सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे तो इसके अकॉर्डिंग सोचना है। दोनों अजम्पशन सही है। अब SCT डिसाइड्स ऑल द नॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग फैकल्टी। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक यहां पर बोलो, सॉरी सर, हाँ, आप बोल दो प्रश्न। देखो यहां पर ऑल वर्ड आया तो ये मैंने क्या बोला था, एक्सट्रीम हो जाएगा तो गलत है। लेकिन यहां पर फिर से एक चीज है कि ऑल द नॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसकी पर्टिकुलरली वो बात कर रहा है यहां पे, ठीक है। अगर यहां पर ये होता कि SCT डिसाइड्स ऑल द नॉर्म्स फॉर टीचिंग फैकल्टीज तो वो गलत हो जाता, बट यहां पर उसने स्पेसिफिक किया है कि ऑल द नॉर्म्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये सही है क्योंकि उसने यहां पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बात करी है। तो यहां पर क्या है, तीनों अजम्पशन सही है। सर एक बार स्टेटमेंट का मतलब बता दीजिए मुझे। State Council for Teachers Education has laid down guidelines in respect of minimum qualification for a person to be employed as a teacher in university or recognized institution। मतलब Laid down- SCT सुनो, SCT कोई मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गाइडलाइंस, मतलब उसने गाइडलाइंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं कि किसी भी टीचर को किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर अपॉइंट करने के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सर लेट डाउन मतलब घटाना नहीं है, लेट डाउन का मिनिमम। मतलब, लेट डाउन का मतलब किसी के सामने प्रस्तुत करना हिंदी में। अच्छा, तो ये मीनिंग में गड़बड़ी होगी हाँ, सर। लेट डाउन मतलब नरेंद्र मोदी लेट डाउन ऑल द पॉइंट्स विच वर टॉक्ड अबाउट इन द यूनाइटेड नेशन, मतलब उन्होंने मैंने सोचा मिनिमम क्वालिफिकेशन को घटा दिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो होता है आपका रिड्यूस करना, या फिर कोई और वर्ड हो अच्छा। सकता था। ठीक है, चलो आज के डाउट सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखो। टेंडर स्पेसिफिकेशन विल नॉट बी इशूड टू द फर्म्स वेयर देयर इज 25% और मोर डिफॉल्ट इन सप्लाईज अगेंस्ट अर्लियर परचेज। मतलब ये कंपनी है, जैसे मैं कोई कंपनी हूं, मुझे कुछ चाहिए तो मैंने ये निकाला कि हम इस प्रोजेक्ट का टेंडर सिर्फ उसी को देंगे कि जिसने कभी भी मतलब बेसिकली which will be not be issued to the firms where the 25% or more default in supplies against earlier purchase। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने पहले जिन कंपनियों से टेंडर मतलब दिया था और अगर उनका 25% से ज्यादा डिफॉल्ट था तो हम उनको टेंडर नहीं देंगे। मतलब उनके पास स्टेट्स हैं, प्लेस ऑन देम कंडीशन ऑफ अ कंपनी एक्स इनवाइटिंग टेंडर फॉर द परचेज ऑफ देयर मटेरियल। समझ में आया स्टेटमेंट का मतलब क्या है इंद्रनील? The company X will be watching the quality of performance of its supplier। बिल्कुल सही है इंद्रनील, हाँ या ना? हाँ सर। This time the firms should keep the percentage of default as low as possible। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने पहले हमें माल सप्लाई किया है
और आपके माल में 25% से ज़्यादा अगर खराबी निकली तो अब हम आपसे माल नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम चाह रहे हैं कि इस बार जो हमारे खराब माल मिले उसकी परचेज में रिड्यूस हो जाए। मतलब जो कंपनी 25% से ज़्यादा हमें पहले खराब माल दे चुकी है, हम उसको टेंडर नहीं देंगे। मतलब हम कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख रहे हैं। समझ में आया इंद्रनील? हाँ सर। द कंपनी एक्सपेक्ट्स क्वालिटी एंड प्रोफेशनल अप्रोच फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। बिल्कुल सही है। लास्ट वाला कैसे हुआ? द कंपनी एक्सपेक्ट्स क्वालिटी एंड प्रोफेशनल अप्रोच फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। देखो, वो आप पहले ही बोल रहे हो कि ठीक है, मैं ये पर्टिकुलर शर्ट खरीदूंगा बट उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से होना चाहिए। मतलब आप कुछ प्री रिक्विजिट दे रहे हो कि मैं इस तरीके का मटेरियल खरीदूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके माइंड में ये है कि यू एक्सपेक्ट क्वालिटी एंड प्रोफेशनल अप्रोच। मतलब आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आप प्रोफेशन, मतलब आपको एक अच्छी चीज़ चाहिए, और यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल अप्रोच, क्योंकि वो यहाँ पर Okay, एक sir. टेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर इसकी एक बार स्टेटमेंट बता दो प्लीज, मुझे स्टेटमेंट ही नहीं समझ आई। अरे टेंडर निकलते हैं, प्रोजेक्ट्स के टेंडर निकलते हैं कंपनियों के, जैसे कि कल अलग जगह पे, जैसे कि अरे यार आप ये समझो कि कोई एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसके टेंडर फाइल होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम उस कंपनी को टेंडर नहीं देंगे जिसने जिसने हमें पहले कभी टेंडर दिया था और उसमें 25% से ज़्यादा खराबी दी थी। मतलब उन्होंने अगर 100 शर्ट दिए थे, उसमें से 25 शर्ट खराब निकले थे, तो अब ऐसी कंपनी को हम साइड करेंगे। द टेंडर स्पेसिफिक नॉट बी इशू टू द फर्म्स वेयर देयर इज 25% और मोर डिफॉल्ट इन सप्लाई अगेंस्ट अर्लियर परचेज ऑर्डर प्लेस्ड ऑन देम। कंडीशन ऑफ अ कंपनी एक्स इनवाइटिंग टेंडर फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल। समझ में आया हूँ? यस सर। ठीक है, तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने लकीली सारे डाउट्स कवर कर लिए। बाकी आपके और भी डाउट्स भेजते रहो कभी, और हम लोग फिर जब डाउट्स कलेक्ट हो जाएंगे तो कर लेंगे डाउट क्लास। ठीक है, बाकी आज की नेक्स्ट क्लास के लिए आपका टाइम भी हो रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। ठीक है, चलो। You are now muted.